शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिहार के आरा में 25 करोड़ की लूट हुई है। आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की लूट को 10 बदमाशों ने अंजाम दिया। स्टाफ को बंधक बनाकर ये लूटपाट की गई। 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 10 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरह से हथियारों के साथ सभी बदमाश यहाँ पर घुसे थे और पूरे स्टाफ को बंधक बनाया और फिर 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से, ये तनिष्क का शोरूम है, ये बिहार में आरा की तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े यहाँ बदमाश न सिर्फ शोरूम में घुसे बल्कि 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया हथियारों के साथ। किस तरह से देखिए, और इतना भी नहीं है कि बदमाशों ने, 1-2 बदमाश ऐसे हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका है, बाकी चेहरा खुला हथियारों के साथ इस शोरूम में दाखिल हुए थे और 30 मिनट में 25 करोड़ रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीछा भी किया बदमाशों का और 2 बदमाश घायल हो गए। लेकिन देखिए ये सब हुआ है बिहार के आरा में दिन दहाड़े एक तनिष्क शोरूम में। इस ज्वेलरी शोरूम में बदमाश घुसे हथियारों के साथ और फिर उसके बाद पूरे स्टाफ को बंधक बनाया, उन्हें एक तरफ खड़ा किया और उसके बाद इस लूट को अंजाम दिया। लगभग 30 मिनट तक ये बदमाश इस शोरूम के भीतर मौजूद रहे। देखिए ये हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 30 मिनट तक ये बदमाश शोरूम के अंदर मौजूद थे। सुबह 10:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। 25 करोड़ लूट कर यहां से फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 2 झोले गहने बरामद भी कर लिए गए हैं क्योंकि जैसे ही इस वारदात को अंजाम देकर यहां से बाहर निकले पुलिस ने इनका पीछा किया, जिसके बाद 2 बदमाश घायल भी हो गए। तो आरा में बदमाशों ने कैसे 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया, ये तस्वीरें आपको बिग वॉल पर दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, ये लाल घेरे में आपको एक यहां पर दिख रहा है, यहां पर वो लुटेरा जिसके हाथ में एक आपको पिस्तौल दिख रही है और दूसरे हाथ में भी एक राइफल दिख रही है वहां पर। ये देखिए एक और लुटेरा यहां पर हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ। जो इस शोरूम के कर्मचारी हैं वो कैसे डरे हुए, दहशत में अपने हाथ ऊपर किए हुए, ये लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये बदमाश यहां पर पहुंचे और दिन दहाड़े आरा में, बिहार के आरा में एक ज्वेलरी शोरूम में घुसते हैं और 25 करोड़ की लूट। कुछ इस तरह, किसी ने सिर पर हेलमेट पहन रखा है तो ज्यादातर बेखौफ, बिल्कुल यहां पर किसी का खौफ नहीं, कोई अपने चेहरे को, अपनी पहचान को छिपाने की कोई उन्होंने यहां कोशिश नहीं की। देखिए कैसे बैग में यहां पर आप देखिए कैसे सारे गहने, सारे हीरे जवाहरात, सोने के गहने सब उसी में रखे जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार ये सीसीटीवी फुटेज जो वहां से आई है वो दिखा रहे हैं। यानी ये लुटेरे यहां पर इस बात से भी जरा सा भी उनको डर नहीं था कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में आ जाएंगी। उनको इस बात का भी डर नहीं था कि उनकी पहचान हो सकेगी। एक बड़ा शोरूम आप देख सकते हैं, ज्वेलरी का शोरूम, जहां पर आप स्टाफ भी देख सकते हैं, कम से कम 8 से 10 या उससे भी ज्यादा का स्टाफ है यहां पर। और ये लोग वहां पर देखिए, ये देखिए कैसे कैसे वो स्टाफ को पीट रहे हैं, इस शोरूम के स्टाफ को कैसे ये 2 लुटेरे यहां पर पीट रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये बिहार के आरा से एकदम लॉ एंड ऑर्डर को दिन दहाड़े चुनौती देती हुई तस्वीरें, बिहार में कानून व्यवस्था को का माखौल उड़ाती है तस्वीरें हैं। बिहार में किस तरह से दिन दहाड़े एक ज्वेलरी के शोरूम में 25 करोड़ की डकैती और दिन मार रहे हैं। उनको कोई खौफ नहीं है कि उनकी तस्वीरें कोई देख लेगा, पुलिस इनका पीछा करेगी, उनको पकड़ लेगी। उनको कोई खौफ फिलहाल तो नहीं दिखता। ये बिहार के आरा से आई तस्वीरें साफ साफ नीतीश कुमार की सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई। और लूट के बाद अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की। 3 बाइक पर 6 बदमाश डोरीगंज की तरफ भाग रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों के पास से गहनों से भरे 2 झोले बरामद हुए। और अब आपको सुनाते हैं तनिष्क शोरूम के गार्ड ने क्या बताया और पुलिस अधीक्षक की जांच कहां तक पहुंची। पैदल आए। हाँ। हमारा नियम है स्टोर का, कस्टमर जब शटर खुलता है तो कस्टमर आता है उसको अंदर लेना है।
हम लोग पहले दो गो आए, अंदर गए, लास्ट वाला जो आया वो हमको भी अंदर एगो ढुक गया, उधर से पिस्टल ताना, एगो हमारा कॉलर पकड़कर अंदर। सब लोग हथियार के साथ आए थे? सभी लोग हथियार लिए थे। सभी लोग हथियार लिए थे। मुंह चेहरा ढका था, खुला था? ना, सबका चेहरा खुला था, एगो खाली मास्क खाली मुंह में लगाया हुआ था। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आरा की, जहां पर 25 करोड़ की लूट हुई है। उस लूट को अंजाम दिया गया है, लेकिन जानकारी है कि पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, एसपी का क्या कहना है, ये सुनिए। आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। एसपी सदर के नेतृत्व जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है, जल्द इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में। बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर उन लोगों के द्वारा भागा गया। बड़ी चूक है और इस पर हम लोग जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। रुपेश, आधे घंटे के अंदर 25 करोड़ रुपए की लूट, वो भी तनिष्क के शोरूम में। पुलिस की जांच में अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। अभी क्या क्या जानकारियां और हैं जो इस मामले में सामने आई हैं? देखिए, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट की ये वारदात है, या यूं कहें कि अब तक जो अपराधियों या लुटेरों का सबसे बड़ा हिम्मत या हिमाकत इसको कहें या दुस्साहस कहें, लुटेरों ने सबसे बड़ी हिमाकत ये की है। इसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें छोटे छोटे जो शोरूम हैं उनको टारगेट किया जाता था, लेकिन तनिष्क के इतने बड़े शोरूम को और 10 की संख्या में अपराधी अंदर पहुंचे थे। बाहर कितने लोग थे, कितने लोग उनकी मदद कर रहे थे, क्या उसके पहले रेकी की गई थी? SIT का गठन कर दिया गया है। जो ADG मुख्यालय हैं, ADG मुख्यालय की तरफ से SIT का गठन किया गया है। 3 DSP स्तर के अधिकारी उसमें रखे गए हैं और कई पूरी सीमा को, आरा की पूरी सीमा को सील कर दिया गया है, यानी भोजपुर जिले की ही सीमा को सील कर दिया गया है। और एक जगह इनकाउंटर हुआ जिसमें से 2 लोग घायल हैं और उनके पास से कुछ ज्वेलरी भी बरामद की गई है। लेकिन उसके पहले ये पता चला कि 3 रास्तों से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद से 3 रास्तों से ये भागे हैं। और जैसा आप कह रही थी कि आधे घंटे तक सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कितने बड़े शोरूम को आधे घंटे तक अपने बंधक बनाया रखा, इतने स्टाफ को। और वहाँ से मात्र 600 मीटर की दूरी पर टाउन थाना है, जो नगर थाना है आरा का, वो शोरूम से जो गोपाली चौक है वहाँ से मात्र 600 मीटर है। 600 मीटर की दूरी पर, और अंदर की एक स्टाफ बता रही थी कि 12 बार 112 जो पुलिस का जो सिस्टम है उस पर 12 कॉल करने के बाद भी पुलिस ने उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और आधे घंटे तक एक इतने बड़े शोरूम को शहर के बीच सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर, थाने से महज 600 मीटर की दूरी पर आधे घंटे तक बनाकर रखना, वहाँ से लूटपाट करना और इतने इत्मीनान से वो लूटपाट हो रहा है। देखिए, जहां पुलिस की चौकी है उसके आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर में 2 की गिरफ्तारी की बात हुई है, कोई मारा नहीं गया है बदमाश, ये बात क्लियर कर दे रही हूँ एक बार फिर से। लेकिन बिहार पुलिस ने इस वक्त इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सूझबूझ दिखाई है, लेकिन 25 करोड़ लूट, एक बहुत बड़ा वाकया दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। और इसी के साथ तमाम जो जानकारी इस पर आएंगी आपसे आगे साझा करेंगे। शुक्रिया रुपेश। होली को लेकर लेकिन बिहार के बीजेपी विधायक ने बयान दिया है। होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले, ये कहा है हरिभूषण ठाकुर ने। अगर बड़ा दिल हो तभी घर से बाहर निकलें, अगर रंग लग जाए तो हंगामा ना करें, अगर रंग बेचते हैं तो रंग लगने से डर क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हमारे साथ हैं। बचौल जी, होली को लेकर के क्या, होली के दिन जुम्मा है और होली भी है। देखिए, जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली 1 बार आती है। होली रंग त्योहार उत्सव उमंग का पर्व है और रंग लग जाता है मुस्लिम बंधुओं को तो बुरा मानते हैं। बड़ा करेजा हो तो उस दिन निकले घर से बाहर। उन लोगों का पवित्र रमजान महीना भी चल रहा है, नहीं तो घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर लें जिससे विवाद नहीं बढ़े। ये अपील है हमारा मुस्लिम बंधुओं से। मतलब घर से नहीं निकले। हाँ, नहीं निकले। क्यों मुसलमान घर से ना निकले? इसलिए जो उनको रंग लग जाता है तो रंग को बुरा मानते हैं और हम लोग रंग को ही अच्छा मानते हैं। रंग का उत्सव है, अबीर गुलाल का उत्सव है। अगर लग जाएगा तो विवाद बढ़ेगा
और 51 दिन तो जुम्मा करते ही हैं। एक जुम्मा को हिंदू बंधुओं के लिए बड़ा कलेजा अगर दिखा देंगे तो इसमें क्या बीत जाएगा। तो मुसलमान रंग बेचते हैं, वही रंग तो आप लगाते हैं। रंग बेचते हैं लेकिन लगाते नहीं है, ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। निश्चित रूप से अगर लगाते नहीं है तो नहीं बेचना चाहिए। अगर ईमान की बात हो, सत्यता की बात हो, धर्म का बात हो तो लगाते हैं, नहीं तो बेचना भी नहीं चाहिए। अगली खबर भी बिहार से ही है। पटना के कई प्रमुख चौक चौराहों पर लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। 1990 में आज ही के दिन लालू यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज पटना में लगे इन पोस्टरों में उनके शासनकाल पर तंज कसा गया है। अब देखिए, पटना के कई प्रमुख चौक चौराहों पर आज एक पोस्टर लगा हुआ है जो पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है और ये पोस्टर है लालू प्रसाद यादव के संबंध में। यानी कि जाहिर सी बात है किन लोगों ने लगाई होगी ये समझ में आ सकता है, लेकिन किस पार्टी ने लगाई है या किसी निवेदक का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो मजमून है इस पोस्टर के अंदर, जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज 10 मार्च है और 10 मार्च को ही 1990 में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन ये जो पोस्टर हैं उन तमाम पोस्टर्स में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। ये पोस्टर कह रहा है कि 1990 का आज ही वो काला दिन है जब बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने शपथ लिया था। ये ढोल वाले पोस्टर्स आप देखिए, ये ढोल वाले सारे पोस्टर्स हैं। एक दूसरे पोस्टर की चर्चा करिए जिसमें लालू प्रसाद यादव दातुन कर रहे हैं, गाय है, चारा है और फिर यहाँ लिखा हुआ है 10 मार्च 1990 का वो काला दिन जब लालू ने गाय का चारा भी चर लेने की ली थी शपथ, भूलेगा नहीं बिहार। और चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न के दौरान मध्य प्रदेश के महू में हुए बवाल पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। महू कोतवाली पुलिस ने कई उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली पुलिस ने 12 से 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और निश्चित रूप से चूंकि स्थिति अभी तनावपूर्ण है, इसीलिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अच्छे तरीके से रहेगा और प्लस अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो या फिर जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो लगातार अभी चालू रहेगी। बता दें कि भारत की जीत के बाद कल रात जुलूस निकाल रहे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते झड़प पथराव में तब्दील हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बवाल की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए निकाला गया जुलूस जब मस्जिद के पास पहुंचा तब दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 2 गाड़ियों और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद रंगाई पुताई मामले में एएसआई से लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा है। एएसआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। संभल की विवादित मस्जिद के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल इस मामले में अब एएसआई को वो हलफनामा दाखिल करना है जो उसने पिछली सुनवाई में दावा किया था। एएसआई का दावा ये था कि मस्जिद का रंग रोगन नहीं किया जाना चाहिए, जो कि मस्जिद समिति की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि मस्जिद को रंग रोगन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है और उस मरम्मत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश जारी कर दे। अब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपकी ओर से ओरल ऑब्जर्वेशन दिया गया था, यानी कि मौखिक तौर पर जो दलील दी गई थी एएसआई की तरफ से, उस दलील पर लिखित हलफनामा दाखिल किया जाए। और रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड जारी है। नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं अधिकारी। भारी मात्रा में नकदी होने की आशंका जाहिर की गई है। करीब 8 घंटे से ये ईडी की रेड चल रही है। शराब घोटाले को लेकर 14 जगहों पर ईडी ने रेड किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर ईडी ने कार्रवाई की है।
ईडी के अधिकारी सुबह से ही भूपेश बघेल के घरों की तलाशी ले रहे हैं। तलाशी के दौरान भूपेश बघेल के घर पर नोट गिनने की मशीन बैंक के अधिकारी द्वारा लाई गई है। संभावना जताई जा रही है कि ईडी को भूपेश के घर में बड़ी संख्या में कैश मिला है, लेकिन ईडी की तरफ से कितना कैश मिला है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी के अधिकारी 14 जगहों पर रेड कर रहे हैं। वहीं इस जांच के विरोध में कांग्रेस नेता समेत विधायक भूपेश बघेल के घर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। ईडी के लोग देशपूर्वक न्यायालय में उनको क्लीन चिट मिलती है, लेकिन उनको देशपूर्वक कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई करते हैं ईडी का और उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ घंटे में भूपेश बघेल जी ईडी यहाँ से नहीं निकलती है तो एनएच जाम करने से लेकर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। तो भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पर कांग्रेस ने क्या कहा और इस पर फिर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, अब आपको ये दिखाते हैं। इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रंग महल चौराहे पर बनाया गया कांग्रेस का मंच टूट गया, जिससे 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। मौका था बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का। इसके लिए कांग्रेस ने रंग महल चौराहे पर जो मंच बनाया था वह अचानक टूट गया। प्रदर्शन शुरू होने से पहले यहां नेताओं को भाषण देना था, लेकिन मंच पर बहुत अधिक संख्या में नेता और कार्यकर्ता चढ़ गए। इसी वजह से मंच का संतुलन बिगड़ गया और वह टूट गया। इस हादसे में 7 से ज्यादा कांग्रेस नेता घायल हुए हैं। घायलों में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने इसे छोटी घटना बताया। देखिए, एक छोटी सी घटना घटी है। अधिक कार्यकर्ता मंच पे आ जाने के कारण एक छोटी सी घटना घट गई है। हालांकि जगह जगह दिखाई दे रहे खून के धब्बे ये बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना बड़ा था। इस बीच कांग्रेस ने किसानों और महिलाओं के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया। भोपाल के न्यू मार्केट रंगमहल चौराहे पर कांग्रेस नेता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर किया। और सरकार अभी संसद में वक्फ संशोधन बिल नहीं लाएगी, पहले जरूरी कामकाज निपटाएगी और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल लाने पर विचार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआत में सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में नहीं है। दोनों सदनों में होने वाले हंगामे से बचने के लिए सरकार शुरुआत में जरूरी कामकाज को निपटाना चाहती है। पहले लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी, फिर उनको पारित कराया जाएगा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। पहले लोकसभा में कृषि मंत्रालय, रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके पूरा होने के बाद सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटीन लाएगी। गिलोटीन का मकसद बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों के अनुदान मांगों को पारित कराना होता है। सरकार 24 मार्च से शुरू हो रहे हफ्ते में संसद में वक्फ विधेयक लाएगी। होली के चलते 13-14 मार्च को संसद में छुट्टी रहेगी। सरकार को पता है कि अगर वक्फ विधेयक को 24 मार्च से पहले सदन में पेश करेगी तो हंगामा होगा ही, जिससे कई महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने अब हलाल और झटका मीट का मुद्दा उठाया है। साथ ही हिंदुओं से अपील की है कि वो केवल हिंदुओं की दुकान से ही मांस खरीदें, क्योंकि वहां उन्हें मिलावट नहीं मिलेगी।
अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नीतीश राणे ने हलाल मीट के सामने झटका मीट ऐप लॉन्च किया है। नीतीश राणे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से मराठी में पोस्ट किया, जिसमें लिखा है, आज मल्हार सर्टिफाइड झटका मांस। आज हमने महाराष्ट्र में हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मल्हार सर्टिफिकेशन.com के माध्यम से मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की गई है। इस सर्टिफिकेशन के जरिए आपको अपने अधिकार का मांस उपलब्ध होगा, जहां 100% हिंदू समाज का प्राबल्य रहेगा और मांस बेचने वाला व्यक्ति भी हिंदू ही होगा। इसके तहत मांस में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। नीतीश राणे ने राज ठाकरे के कुंभ और गंगा को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है। मैं खुद भी महाकुंभ में जाके आया हूँ, मेरी माँ मेरे साथ में थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई तकलीफ में, कोई बीमार पड़ा नहीं हूँ। कभी बकरी ईद के बारे में पूछते हुए देखा नहीं है मैंने। जो बकरी ईद के वक्त भी बहुत सारा खून अपना नदी और पानी में चला जाता है, उसके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता। और राजस्थान के बांसवाड़ा में 30 साल पहले बना चर्च अब भैरव मंदिर में तब्दील हो गया है। एक भव्य कार्यक्रम में भैरव जी की पूजा की गई और उन्हें विधि विधान से वहां पर प्रतिष्ठापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजन के साथ भैरव जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे और सब लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। पूरे परिसर में जय श्री राम के नारे लिखे थे। मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा था। इस मौके पर जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा के सोडा दुधा गांव के 30 वर्ष से पुराने इस चर्च के पादरी सहित गांव के 200 ईसाई परिवारों ने भी वापस हिंदू धर्म अपना लिया। इससे पहले गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने एक जुलूस निकाला और भजन कीर्तन करते हुए भगवान भैरव जी की प्रतिमा लेकर मंदिर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि देश और प्रदेश में बह रही सनातन संस्कृति और महाकुंभ से मिले संदेश के बाद इस गांव के लोगों ने घर वापसी का फैसला किया और बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी कई गांवों के लोग ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से सहारनपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग पुलिस से रमजान के मौके पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रमजान और इस्लाम धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने माहौल को भांपते हुए भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कि एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। उसने जब उसका बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट डाला गया है। इसमें थाना बेहट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। कुछ लोगों द्वारा इसमें जाम लगाया गया है शीघ्र कार्रवाई हेतु, जिसे पुलिस द्वारा वहां पर समझा बुझाकर वहां पे उनको हटा दिया गया है। दरअसल 4 दिन पहले इस्माइलपुर पठानपुरा के रहने वाले एक युवक की फेसबुक आईडी से पोस्ट डाली गई थी, जो रमजान और इस्लाम धर्म को लेकर की गई थी। उसी दिन युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि किसी ने उसके फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी की गलियों में रंग भरी एकादशी के मौके पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इस मौके पर भक्तों ने बाबा विश्वनाथ और गौरा को हल्दी गुलाल अर्पित किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हर ओर रंग भरी एकादशी की धूम है। काशीवासियों समेत सभी श्रद्धालु इस उत्सव में पूरी श्रद्धा एवं उमंग से शामिल हुए। सभी परंपरा का निर्वाहन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ एवं माता गौरा को हल्दी, अबीर गुलाल और पुष्प अर्पित की गई। फूलों से सजे पालकी पर विराजमान श्री काशी विश्वनाथ महादेव और माता गौरा की प्रतिमा को जब भ्रमण के लिए निकाला गया तो वाराणसी का कोना कोना हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। आज रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ और पूरे शिव परिवार यानी माता पार्वती, श्री गणपति भगवान और कार्तिकेय जी का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया गया। इसके अलावा भगवान को हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म निभाई गई। भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया गया। उसके बाद भगवान की मूर्ति को पालकी में बैठाकर बड़े ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में रंग भरी एकादशी का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है।
बीकानेर में खाटू नरेश बाबा श्याम की सवारी के लिए 125 किलो चांदी से रथ बनाया गया है। फागुनी एकादशी पर बाबा इसी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। बीकानेर के नोखा में भव्य रथ 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 1 महीने से अधिक का समय लगा है। रथ को अब खाटू श्याम मंदिर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 8 मजदूरों ने कार्य करके इसे 1 माह में नोखा में ही तैयार किया। वहीं दानदाता का नाम गुप्त रखा गया है। इस प्रकार का विशेष रथ बाबा श्याम की सवारी के लिए बनाया गया है, जो उनके भक्तों के लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। बता दें कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन श्याम दातार नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। जिपनुमा 2 घोड़ों वाले रथ पर चांदी से बने गर्भगृह में सवार होकर बाबा श्याम की सवारी सुबह मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ रवाना होगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर से सवारी मुख्य बाजार, महिला श्याम कुंड, शनि मंदिर होते हुए अस्पताल चौराहे से होकर कबूतरिया चौक पर पहुंचेगी। काफी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना हाथों में श्याम का निशान और मन में आस्था लिए भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं।